हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए फोर्स क्या होता है, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। व्हाट इज द फोर्स? कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी अपनी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को रेस्ट पर रखना चाहता है, ठीक है। और फोर्स हम किसे कहते हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नली बाहरी रूप से कोई बल लगाकर उसको उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। ये एक एक्सटर्नल एजेंट यानी कि बाहरी एजेंट के रूप में काम करता है, जो किसके लिए कैपेबल होता है? कैपेबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट विच इज कैपेबल टू चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये उसको फोर्स लगा के हम उसको रेस्ट पे भी लेके आ सकते हैं, या उसकी मोशन को बढ़ा सकते हैं, या उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप फोर्स आप किसको बोलते हो, ठीक है। फोर्स हमारा वो बल होगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने में हमारी हेल्प करेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स लाइक पुलिंग, पुशिंग, ये सभी फोर्स के ही इफेक्ट होते हैं, ठीक है। फोर्स की हेल्प से ही हम किसी चीज को खींचते हैं, उसको पुश करते हैं, उसको धक्का देते हैं, लिफ्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, प्रेस करते हैं। तो ये सभी फोर्स के इफेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड होगी तो फोर्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको डायरेक्शन दी जाती है, ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड होगी तो फोर्स की वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे। तो इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट डाल के नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस की। तो दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है आपका बैलेंस फोर्स, एक होता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स हम किसको बोलते हैं? इफ द रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting on a body is zero, force are the balanced force। यानी कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जब हम स्टेट चेंज नहीं करवा पा रहे, हालांकि हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं फिर भी उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही। मान लो कोई हैवी पत्थर रखा है, ठीक है, आपने उसके ऊपर बहुत फोर्स लगाया फिर भी उसकी स्टेट चेंज नहीं हुई, वो अपनी जगह से नहीं हिला, इट मीन्स क्या है? वहां पे बैलेंस्ड फोर्स है। वहां पे जो ऑब्जेक्ट है, वहां पे जो पत्थर है, वो भी अपनी स्टेट में रहने के लिए जो फोर्स लगा रहा है वो आपके फोर्स के इक्वल है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे दो बच्चे हैं, एक बॉल को खींच रहे हैं, एक अपनी साइड खींच रहा है, एक अपनी साइड खींच रहा है, पर वो अपनी ही जगह पर है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड से जो फोर्स लग रहा है वो भी 10 न्यूटन है और राइट साइड से जो फोर्स लग रहा है वो भी 10 न्यूटन है। तो नेट फोर्स क्या निकल के आता है यहाँ पे? जीरो। तो बैलेंस फोर्स नेट फोर्स के इक्वल होता है, जो कि जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू उसके थ्रू, ठीक है। बैलेंस फोर्स को आप जीरो फोर्स बोल सकते हो, नेट फोर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा आपका वो जीरो होगा, उसको हम बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स में वही कि पत्थर के ऊपर जब दो बंदे फोर्स लगा रहे तो पत्थर ने मूव कर दिया। अब क्या हो गया? मान लो कि पत्थर का फोर्स 10 न्यूटन था, पत्थर अपनी स्टेट में रहने के लिए 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा था। अब टू पर्सन ने मिलके उसको धक्का दिया तो क्या हो गया? पर्सन्स के साइड फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई, यानी कि फोर्स अनबैलेंस हो गया, ठीक है। जहां पे रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा उसको आप क्या बोलोगे? अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम दिया गया है आपको, ये एक बॉक्स रखा है, ठीक है। इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं राइट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ इसको धक्का दिया जा रहा है, 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का और 5 न्यूटन का, ठीक है। और ये आपको दिया गया है 10 न्यूटन और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान क्या रखना है, इन्होंने बोला है बैलेंस्ड फोर्स, और बैलेंस्ड फोर्स में हमें पता है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा आपका? जीरो होगा। तो एक्स की वैल्यू
एक्स की वैल्यू आपको ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे कि आपका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 आ जाए। अब देखो पहले आप इनका सम करो, 5 + 5 + 5 कितना हो गया 15, इधर कितना दे रखा है आपको 10। एक्स की वैल्यू वैसे देखने से भी पता चल रहा है, अगर आप यहाँ पे 5 रख दोगे तो ये भी 15 हो जाएगा। 15 - 15 कितना आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ से हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करिए आप। यहाँ पे बच गया x - 5, तो x = 5। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही वो अनबैलेंस्ड में पूछेगा आपसे। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है। ए बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless compelled to change that state by an applied unbalanced force। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई चीज मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स हम अप्लाई नहीं करते। ठीक है, ये कौन कहता है? हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब हम बात कर लेते हैं इनर्शिया की, क्योंकि इतनी देर से हम बोल रहे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक बॉडी की अपनी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है। एक्चुअल में उस टर्म को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं? तो देखिए, इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये रोकता है अपनी स्टेट में चेंज आने से। ठीक है, मतलब जो हम एक्चुअल फोर्स की बात कर रहे हैं ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी एक टेंडेंसी होती है कि वो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करता है, रेस्ट में तो कोशिश करता है कि वो रेस्ट में ही रहे जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई हो। तो ये जो टेंडेंसी, आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो कि इसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, हैवियर द बॉडी मोर इनर्शिया। अब आपको पता है हैवी बॉडी के पास ज्यादा इनर्शिया होगा, क्योंकि अगर हम उसको मूव करवाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी ग्रेटर विल बी फोर्स। देखो ये पॉइंट भी आप लिख सकता है वो। ठीक है, मतलब डेफिनेशन से ही आप समझ जाओ। ठीक है, मतलब अगर इनर्शिया ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, या फिर आप एक और पॉइंट बना सकते हो कि मास ज्यादा, इट मीन्स हमारा इनर्शिया ज्यादा। ठीक है, तो आई होप ये इनर्शिया की टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मास, और उस मास के साथ वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये प्रोडक्ट। ठीक है, मोमेंटम इज अप्लाइड ऑफ ए बॉडी एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो देखिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। हमने अभी देखा, इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट में भी देखा कि फोर्स ज्यादा तो मास भी ज्यादा है, मतलब मास ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का तो वहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा है। और ऐसे ही जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के वेलोसिटी के। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी, और एम इंटू वी हमने अभी क्या बोला? मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। तो इस टर्म को भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला तो हम याद रखते ही हैं, बट ये भी ध्यान रखना है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। यहाँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। व्हाट इज द P ऑफ ए मैन ऑफ 75 kg। ठीक है, P मतलब मोमेंटम पूछ रहा है एक आदमी का जिसका मास कितना है? 75 kg। व्हेन ही वॉक्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। जब वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करता है तो आपको उसका मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम इजी है, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, m इंटू वी। तो 75 इंटू टी टू 150 kg मीटर पर सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट मोमेंटम इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यानी कि आपको मोमेंटम दे रखा है। ठीक है, एंड इट्स मास, आपको मास दे रखा है, आपको क्या निकालना है? इसकी वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो, मास आपको यहाँ पे ग्राम में दिया गया है। ठीक है, पहले आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये पहले आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16 kg। उसके बाद सीधा P इज इक्वल टू एम इंटू बी से फॉर्मूला लगा दीजिए। P की वैल्यू आपको गिवन है
m की वैल्यू आपको गिवन है, कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3.75 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। अब हम चेंज निकालते हैं, ठीक है, ऑफ ए कार वीविंग, कार का वेट दिया गया है, ठीक है, व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीजेज, और जब इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी 36 से 72 यूनिफॉर्मली जब वो मूव कर रहा है, तो आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है कितना होगा। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो ऐसे ही हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फाइनल मोमेंटम का क्या हो जाएगा, m इंटू वी एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, m इंटू इनिशियल वेलोसिटी। वैल्यू पुट कीजिए, m को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और ये कितना है आपका 72, और वो था आपका 72 को पहले आप किलोमीटर पर हावर में इसको चेंज कीजिए, कट करेंगे और इसको भी चेंज करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में चेंज कर रखा है, तो आप जब इसको कट करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 20, और जब इसको 36 को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो ये कितनी आ जाएगी 10। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया आपका ये, ठीक है। तो आज कौन कौन से पॉइंट पढ़े हमने, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने फोर्स देखा कि फोर्स हम किसको बोलते हैं, जो ये एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी भी स्टेट को चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस याद रखिएगा, पुलिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग, ये सभी क्या है आपके इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं। SI यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। अगर राइट साइड अगर हम फोर्स लगा रहे तो फोर्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, अगर लेफ्ट साइड हम फोर्स लगा रहे तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात की। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, जब तक कि हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम इनर्शिया की बात करें तो ये इनर्शिया वही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, वो उसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है इट मीन्स उसका इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है इट मीन्स हमने उसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। मोमेंटम आपको पता है m इंटू वी होती है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, या फिर आप ये कह सकते हो कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और वेलोसिटी के, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा, एक दो न्यूमेरिकल देखे हैं, बहुत इजी से न्यूमेरिकल थे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।